वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें आज हम नेक्स्ट इलास्ट्रेशन कर रहे हैं। इलास्ट्रेशन 60। इसके अंदर एक जरा सी चीज़ न्यू आएगी, वो ध्यान से समझनी है। बच्चे आपको मैंने बताया था कि आपको सम सॉल्व करने के लिए जो बैलेंस शीट गिवन होती है, ये जो बैलेंस शीट गिवन होती है आपको यहाँ पे बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में जितने भी रिजर्व पड़े हुए हैं, जितने भी फंड पड़े हुए हैं, वो यहाँ पड़े हुए क्या शो करते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगेस्ट ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ये टॉपिक मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। बच्चे जितने भी रिजर्व हैं, जितने भी फंड हैं, सारे प्रॉफिट से बनते हैं। ठीक है, अब मैं आज एक नए फंड का नाम बता रही हूं आपको, ध्यान से सुनना। प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम फंड है, आपने तो कहा है कि सारे फंड प्रॉफिट से बनते हैं, तो ये फंड भी प्रॉफिट से ही बनता होगा फिर। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अगर ये प्रॉफिट से बनता है तो क्या है, एक बार ध्यान से सुनना। जैसे ए और बी पार्टनर है, अभी कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं हुआ, रेशो इनकी थी ओल्ड रेशो 3:2। जब ये बिजनेस कर रहे थे, इन्हें अपने बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट हुआ। आपको पता है प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट को शो करता है। जितने भी रिजर्व होते हैं, जितने भी फंड होते हैं, सारे प्रॉफिट से बनते हैं। हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में डाल देते हैं या किस में डाल देते हैं? फंड्स। जितने भी रिजर्व होते हैं, फंड होते हैं, वो किसी लॉस या एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए बनते हैं। हम प्रॉफिट का पार्ट इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका भी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, क्योंकि ये प्रॉफिट से बनते हैं। जब ये प्रॉफिट से बनते हैं और ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बिजनेस में रखा हुआ है, उस प्रॉफिट का पार्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है रिजर्व में। इसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से भी कह सकते हैं। तो ये ऐसे रिजर्व और फंड हैं जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, पड़े हुए हैं, तो इनका भी क्रेडिट बैलेंस होगा। इसलिए ये बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में नजर आते हैं, और ये ऐसा प्रॉफिट होता है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। अब बताओ, एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है, तो न्यू पार्टनर के आने से पहले जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगेस्ट ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए, क्योंकि ये इन सारे प्रॉफिट पे ओल्ड पार्टनर का राइट है, ओल्ड रेशो में राइट है। ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट में चेंज आना है, आज के बाद नए सिरे से बिजनेस कर रहे हैं। तो अब हम एक और फंड का नाम सुन रहे हैं, प्रोविडेंट फंड। तो आप कहते होगे कि मैम जितने रिजर्व और फंड आपने बोले हैं प्रॉफिट से बनते हैं, तो ये भी ऐसे बनता होगा। तो एक बार हम देखते हैं। तो हमने क्या किया कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट प्रोविडेंट फंड में डाला। ठीक है, प्रोविडेंट फंड कहाँ से बना? प्रॉफिट से बना। प्रॉफिट से बना तो इसका भी कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। तो आप कहोगे कि मैम क्रेडिट बैलेंस होगा, तो ये भी बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ नजर आएगा हमें यहाँ पे प्रोविडेंट फंड। ये प्रॉफिट से बना है, तो ये भी क्या शो करेगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो हम कहें इसको न्यू पार्टनर के आने से पहले ओल्ड और रिजर्व और फंड की तरह इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? नहीं बच्चे, पहली बात तो ये प्रोविडेंट फंड प्रॉफिट से बनता ही नहीं है। प्रोविडेंट फंड प्रॉफिट से बनता ही नहीं है। इसका एग्जैक्ट नेम है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। इसका एग्जैक्ट नेम ये है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, दैट मीन्स ईपीएफ। ये प्रॉफिट से बनता ही नहीं है। ठीक है, आपने क्या होता है इसका सिस्टम, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। क्या है बच्चे, आपको पता होगा, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने कई बार सुना होगा कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कुछ रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके एम्प्लॉय रिटायर होते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हुआ या गवर्नमेंट टीचर
रिटायर हुआ तो उसको बहुत सारा पैसा मिलता है, 20, वो डेजिग्नेशन पे डिपेंड करता है, 25 लाख, किसी को 30 लाख ऐसे मिलता है। तो बच्चे क्या गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है कि एक एक एम्प्लॉय की रिटायरमेंट पे उसको इतना पैसा देती है? तो क्या रीज़न है, ये कैसे दिया जाता है? तो ध्यान से सुनना कि जब ये एम्प्लॉय सर्विस कर रहे होते हैं, मान लो किसी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 है, तो उस एम्प्लॉय को पूरी सैलरी नहीं दी जाती, उसकी सैलरी का कुछ पार्ट काटा जाता है। वैसे ये 12.5 है, रेट में चेंज आ जाता है, 12.5 है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें से सैलरी का मान लो इसका 5,000, मान लो 6,000, इसकी सैलरी से 6,000 तो इसके EPF एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में डाला 6,000, तो एम्प्लॉय को जो सैलरी उसके पास पहुंची, कितनी पहुंची? 44। उसकी सैलरी 50 थी, उसकी सैलरी से कटा प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड में डाला गया और 44 दी गई उसे। और प्रोविडेंट फंड का रूल देखो, खाली एम्प्लॉय ने नहीं डाला, इसके अंदर क्या होता है कि जहां वो जॉब कर रहा होता है उसका ऑनर, मालिक भी उतनी अमाउंट डालता है। और ये मालिक अपने लिए नहीं डालता, एम्प्लॉय का बेनिफिट है, ये एम्प्लॉय के लिए डाला जाता है, ये उनका रिटायरमेंट बेनिफिट है कि उनको ये रिटायरमेंट पे दिया जाएगा। तो 6,000 देखो उसकी सैलरी से कटे, 6,000 उसके मालिक ने डाला, तो इस प्रोविडेंट फंड में बताओ टोटल उसके कितने डले? 12,000। ऐसे हर महीने सैलरी दी जाती है, जितना उसकी सैलरी से कटता है उतना मालिक भी डालता है उसके प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड एक एम्प्लॉय का फंड है, तो ये जो इस प्रोविडेंट फंड में टोटल पैसा इकट्ठा होता रहता है सर्विस ड्यूरेशन में पूरा, ये सारा पैसा उसको रिटायरमेंट के टाइम दे दिया जाता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इस प्रोविडेंट फंड में जो पैसा है, क्या ये ए और बी बांट सकते हैं? नो, ए और बी तो बिजनेस के पार्टनर हैं, मतलब बिजनेस के ऑनर हैं। और प्रोविडेंट फंड ऑनर के लिए नहीं खुलता, एम्प्लॉय के लिए खुलता है। मतलब इनके अंडर, ए और बी के अंडर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सैलरी से कटे हुए पैसे प्रोविडेंट फंड में होते हैं। अगर इन्होंने भी प्रोविडेंट फंड में डाला होगा तो वो अपने लिए नहीं डाला होगा, एम्प्लॉय के लिए डाला होगा, और वो पैसे एम्प्लॉय को ही देने होते हैं। तो कहने का मतलब है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो पैसा होता है वो रिटायरमेंट पे एम्प्लॉय को दिया जाएगा, एम्प्लॉय को दिया जाएगा, तो ये बिजनेस की क्या है? लायबिलिटी है। तो प्रोविडेंट फंड के पैसे बिजनेस की लायबिलिटी होती है। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं होता, ऐसा प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता कि जो ए और बी का बचा हुआ प्रॉफिट है ये बांट लेंगे, नो, ऐसा नहीं है। इसके अंदर एम्प्लॉय का पैसा है, ये बिजनेस की लायबिलिटी है। इट विल बी पेड टू एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एम्प्लॉय की रिटायरमेंट के टाइम ये हमने एम्प्लॉय को देना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। तो ध्यान से सुनना, कभी फंड समझते हुए सोचो कि जैसे हम ऑल सारे रिजर्व और सारे फंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो प्रोविडेंट फंड इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिकॉज इस फंड में एम्प्लॉय का पैसा होता है, ये पैसा एम्प्लॉय को उसकी रिटायरमेंट पे दिया जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अब क्योंकि इसमें आने वाला था तो इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ प्रोविडेंट फंड की एक नई चीज थी जिसकी वजह से मैंने आपको ये चीज डिस्कस की, ठीक है। अब हम इलस्ट्रेशन 60 कर रहे हैं, ध्यान से समझना है सबने। देखना बच्चे ध्यान से, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है बच्चे, एक एक इलस्ट्रेशन हो रही है तो सब ने ध्यान से समझना है क्या क्या चीज़ बता रही हूँ। A and B share the profit of business in the ratio of 5:3. They admit C into the firm for 1/4 share in profit. किसको एडमिट किया है? C को, for 1/4 share. To be contributed equally by A and B. Contributed by equally by A and B मतलब C को अपना शेयर A और B से इक्वली मिलता है। तो न्यू रेशियो निकालते टाइम ध्यान रखना, अजम्पशन मेथड से नहीं, माइनस मेथड से। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ C, the balance sheet of firm was as follows.
मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक। ध्यान रखना क्वेश्चन में कैश की जगह बैंक है, तो आपको अपनी एंट्री कैश से ना करके बैंक से करनी होगी। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले नीचे देख लेना कोई क्लेम तो नहीं है, ठीक है। आपको मैंने वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का टॉपिक कराया हुआ है। क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है, ये बिजनेस की लायबिलिटी है, ठीक है। आगे देखना, द टर्म ऑफ सी एडमिशन वर एज फॉलोज। सी ब्रिंग 30 फॉर हिज कैपिटल एंड गुडविल। कह रहे सी अपनी कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए 30 ला रहा है, तो इसके अंदर कैपिटल कितनी है, गुडविल कितनी है, वो अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है सी विल ब्रिंग, सी 30 लाएगा अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए। कैपिटल के लिए हम कैपिटल लिखते हैं, गुडविल के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल, तो इसमें से गुडविल अलग करनी पड़ेगी। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स। आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कैलकुलेटेड, while the normal profit that can be earned with a capital employed। इसी कैपिटल पे नॉर्मल प्रॉफिट कितना अर्न किया जाता है मार्केट में, 12,000। तो एवरेज प्रॉफिट भी दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट भी दिया है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे। नेक्स्ट देखना, फर्नीचर इज। बच्चे आपको मैंने एक लेक्चर में रिवोल्यूशंस का जब टॉपिक कराया था उसमें लैंग्वेज बताई थी फर्नीचर से रिलेटेड, सॉरी रिवोल्यूशन से रिलेटेड, कि क्या क्या लैंग्वेज हैं, तो ध्यान से सुनना। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000। आपको मैंने अंडर वैल्यू वाली लैंग्वेज बताई थी। अंडर वैल्यू मीन्स होता है कम, कम हो नहीं गया। अंडर वैल्यू वाली लैंग्वेज होती है कि फर्नीचर बैलेंस शीट में 12,000 से कम दिखाया हुआ है, कम दिखाया हुआ है, तो आपको 12,000 से बढ़ाना है फर्नीचर, तो असेट की वैल्यू को इंक्रीज करना है आपने। आगे चलो, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस टू ₹13। रिड्यूस बाय नहीं है, रिड्यूस टू होता है, स्टॉक कम होकर 13 रह गया, तो अंदर चेक करो स्टॉक कितने का है, 15। रिड्यूस टू होता है कम होकर इतना रह गया, तो 15 से कम होकर 13 रह गया, तो कितने से रिड्यूस हुआ, 2 से, ठीक है। प्रोविडेंट फंड हमारी लायबिलिटी होती है, प्रोविडेंट फंड भी रेज मतलब इंक्रीज, बाय लिखा हुआ है, इतने से इंक्रीज हुआ है, हमारी लायबिलिटी इतने से इंक्रीज हुई है। लायबिलिटी इंक्रीज होना, लॉस रिवोल्यूशन के डेबिट में। क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू एक्सटेंट ऑफ 6,000 के क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड हैं। अनरिकॉर्डेड का मतलब यहाँ बैलेंस शीट में नहीं है, ठीक है, तो अब आपको दिखाने पड़ेंगे। तो ये आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, और लायबिलिटी इंक्रीज होना लॉस रिवोल्यूशन के डेबिट में। आपको इस टाइम प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ ABC की न्यू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अब आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है, लेकिन नॉलेज के लिए आपने अभी बना के चलनी है, ठीक है। देखना, बच्चे एक बार देखना, ये सारा बिल्कुल लाइन से जैसे मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ समझनी है आपने क्या बता रही हूँ। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट हमने बनाना है, ठीक है, ये रिवोल्यूशन अकाउंट है, सबसे पहले ये बनाना है। लाइन आगे बुक खोल के बैठो, ध्यान से देखना मैं कैसे बता रही हूँ। सबसे पहले कह रहा है फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय ₹12,000। अंडर वैल्यू मीन्स होता है बच्चे कम। अंडर वैल्यू क्या होता है, कम होता है बच्चे। अंडर वैल्यू मीन्स कम।
तो मैंने आपको बताया था कि जो अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू वाली जो लैंग्वेज होती है वो बैलेंस शीट में लिखे होने से होती है। दैट मीन्स फर्नीचर 12,000 से बैलेंस शीट में कम दिखाया हुआ है, दैट मीन्स हमें 12,000 से इंक्रीज करना है असेट को। तो असेट की वैल्यू इंक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आते हैं। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी मेरे यहाँ पे? एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्या लिखूंगी? बाय फर्नीचर। ठीक है, अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू वाली लैंग्वेज बैलेंस शीट में लिखे होने से होती है। ठीक है, आगे देखना, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस टू रुपीज, रिड्यूस बाय ₹13। अगर ये बाय होता, बाय मतलब 13 से कम हो गया, लेकिन बाय नहीं लिखा हुआ, बाय होता 13 से कम हुआ, दैट मीन्स 13 का पूरा लॉस हुआ कि 13,000 से स्टॉक कम हो गया, लेकिन बाय नहीं लिखा हुआ, टू लिखा हुआ है। रिड्यूस टू ₹13, रिड्यूस टू ₹13 का मतलब स्टॉक कम होकर इतना रह गया है, इतने से कम नहीं हुआ, कम होकर इतना रह गया। तो चेक करो स्टॉक पहले कितना था, तो बैलेंस शीट में देखो स्टॉक कितने का था? 15 का था, और अब कम होके कितना रह गया है? 13 रह गया है। तो कितने से कम हुआ? 2 से। तो स्टॉक की वैल्यू कम होना लॉस, और लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आते हैं। तो हमें अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट रखना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में मैंने क्या लिख दिया? टू स्टॉक। आगे चलो, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में बच्चे होता है एम्प्लॉइज का पैसा। प्रोविडेंट फंड के पैसे हमारी होती हैं लाइबिलिटी होती हैं। ठीक है, तो बी रेज मतलब इंक्रीज, बाय लिखा हुआ है, इतने से इंक्रीज हो गया। तो प्रोविडेंट फंड मतलब एम्प्लॉइज का पैसा जो हमारी लायबिलिटी है वो 1,000 से इंक्रीज हो गई है। लायबिलिटी इंक्रीज होना लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। तो आप अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट रखो। लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन को डेबिट रखो। प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट रखो। तो आप अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट रखोगे। तो एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में देखो टू प्रोविडेंट फंड, मतलब कोई भी अकाउंट रटना नहीं है कि रटता, एंट्री पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पोस्ट करते जाओगे। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू एक्सटेंट ऑफ 6,000 के क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड है, मतलब अभी तक बैलेंस शीट में नहीं दिखाए हुए। तो अब आपको 6,000 के क्रेडिटर बैलेंस शीट में दिखाने हैं। दैट मीन्स 6,000 से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होना लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। तो आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आते हैं। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू क्रेडिटर्स। हो गया पूरा रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये बच्चे मैंने, ये वाला साइड ज्यादा था 12, ये नहीं हुआ, ये वाला साइड ज्यादा है 12, इसमें से ये लेस किया तो ये प्रॉफिट बचा। बताओ इस प्रॉफिट पे किसका राइट है? ओल्ड पार्टनर का। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि एग्रीमेंट में चेंज आने वाला है। हमने सारी एसेट्स का वैल्यूएशन किया है और ये पुरानी एसेट्स का वैल्यूएशन है, इसलिए ओल्ड पार्टनर का राइट है ओल्ड रेशियो में। पार्टनर को ये प्रॉफिट कैश नहीं देते, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो ये ओल्ड रेशियो में बांट दिया। सेकेंड नंबर पे हम बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखना हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स हैं ABC। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की एक सीक्वेंस बताई थी कि आपको ऐसे नहीं उठा के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देना है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की एक सीक्वेंस रखनी है आपने। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की क्या रखनी है? एक सीक्वेंस रखनी है आपने। ठीक है, हाँ बच्चे, सबसे पहले मैंने कहा था कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के क्या लिखोगे? बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, देखो 40,000, 30,000,
ये सेकेंड नंबर पे आपने अभी अभी जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। तो मुझे बताओ ये प्रॉफिट किस में बटा है, ए और बी में। कौन से अकाउंट का प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन का, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। प्रॉफिट बांटोगे तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। तो ए और बी एंट्री में क्रेडिट हो रहे हैं, तो ए और बी के क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय रिवैल्यूएशन। लाइन से ट्रांसफर करो, ये जो प्रॉफिट 1875 और 1125। बैलेंस लिखने के बाद सबसे पहले ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है ये ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे दिया जाता है। एंट्री से सोच के करना है, ऐसे नहीं करना। उसके बाद अब अपनी ओल्ड बैलेंस शीट में देखो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट में चेक करो कोई रिजर्व और फंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो एग्रीमेंट चेंज होने से पहले ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना पाओ। यस, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है, लेकिन वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले नीचे बैलेंस शीट के नीचे देखो कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि कोई वर्कर ने कोई क्लेम किया हो। मैंने पूरा सम पढ़ा है, कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं है। दैट मीन्स आज की डेट तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो इसे क्या कर लोगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। तो बताओ कैसे करेंगे, ए और बी को ओल्ड रेशियो में 4000 है, 5:3 ओल्ड रेशियो में 5/8, तो ए को तो मिलेंगे 2500 और दूसरे को मिलेंगे 1500 3/8 के अकॉर्डिंग। तो बताओ रिजर्व का नाम क्या है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट। कौन बांट लेंगे, ए और बी बांटेंगे तो उनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट। तो ओवरऑल एंट्री क्या बनेगी, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। तो ए और बी एंट्री में क्रेडिट हो रहे हैं, ए और बी के क्रेडिट में बाय वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 25 और 15 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और कोई रिजर्व नहीं है, प्रोविडेंट फंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं होता, लायबिलिटी होती है हमारी। उसके बाद बच्चे हमें देखना है अपनी बैलेंस शीट के डेबिट साइड में। बैलेंस शीट के डेबिट साइड में आप चेक करो, बुक खोल लो, क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, नहीं है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, नो। एक चीज़ और मैंने बताई थी, ओल्ड गुडविल पड़ी होती है, पड़ी हुई है, नहीं है, ठीक है। अब बस बैलेंस शीट के क्रेडिट में देखो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो नहीं पड़ा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस तो नहीं पड़ा, या ओल्ड गुडविल तो नहीं है जो न्यू पार्टनर के आने से पहले हमें राइट ऑफ करनी होती है ओल्ड रेशियो में, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब न्यू पार्टनर को एडमिशन दे दो। न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है, लेकिन न्यू पार्टनर को एडमिशन देने से पहले सोचो किसी ने कोई असेट या लायबिलिटी तो नहीं ली। जैसे कल लास्ट क्वेश्चन में किया था, एक्स ने असेट ले ली थी, उसकी एंट्री डालनी थी, नहीं है, सामने पूरा सम पड़ा है। अब न्यू पार्टनर को एडमिशन दो। तो न्यू पार्टनर बिजनेस में बच्चे आ रहा है सी में, ये रिवैल्यूएशन वर्किंग आउट बनाना है मुझे, इसलिए रब कर रही हूँ। देखना बच्चे, न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है सी, ठीक है। इसे लानी, ये 30,000 लेकर आया है, लेकिन अपनी कैपिटल एंड गुडविल के लिए, लेकिन कैपिटल के लिए गुडविल और के लिए अलग अलग पता होना चाहिए, क्योंकि हम कैपिटल और गुडविल की एंट्री अलग अलग करते हैं। तो अब कैसे निकालें, तो आप पहले फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करो। गुडविल बताओ, सेकंड पॉइंट में उसने कहा है कि गुडविल का जो वैल्यूएशन करना है, सेकंड पॉइंट में पढ़ो, गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। एवरेज सुपर प्रॉफिट दैट मीन्स सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बच्चे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों क्वेश्चन में गिवन है आपके पास एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट 20 गिवन है, और नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, उसी तरह की कैपिटल पे मार्केट के नॉर्मल प्रॉफिट कितने दिए हुए हैं, 12,000 दिए हुए हैं। तो सुपर प्रॉफिट बच्चे आ गया 8। तो गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, बताओ गुडविल के लिए क्या दिए हुए थे, 3 ईयर परचेज, ठीक है, 3
तो फर्म की गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ बच्चे वो 24 हुआ। वैल्यूएशन जो होता है मेथड से वो फर्म की गुडविल का होता है, और कोई पार्टनर पूरे फर्म की नहीं देता अपने शेयर की। सी शेयर ऑफ गुडविल। बताओ फर्म की गुडविल कितनी है 24। बताओ सी का शेयर कितना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पढ़ो सी का शेयर कितना है। यस बच्चे, वो कह रहा है सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, सी का शेयर कितना है 1/4 6000। ठीक है, तो सी के शेयर की गुडविल है। अब बताओ सी टोटल कितने लाया था 30, और कोई पार्टनर पूरे फर्म की गुडविल नहीं लाता अपने शेयर की, तो गुडविल बताओ वो कितनी लाया होगा 6। तो 30 जो टोटल कैपिटल और गुडविल के लाया है, गुडविल के लिए तो 6 लाया होगा अपने शेयर की, तो बाकी बची किसके हो जाएंगे कैपिटल के हो जाएंगे। तो इतनी कैपिटल लाया है और इतनी गुडविल लाया है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ लाने की एंट्री कैसे करते हैं। कैपिटल इतनी लाया है, गुडविल इतनी लेकर आया है। बैलेंस शीट में कैश नहीं गिवन, इस पर बैंक गिवन है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल 24, गुडविल 6, तो टोटल वो 30 लेकर आया है। ठीक है, लिखा था उसने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, इसीलिए। तो बताओ सी एंट्री में क्या हो रहा है क्रेडिट, तो सी के क्रेडिट में बचे 24, लेकिन इस बार एंट्री का अपोजिट बाय कैश ना होके बाय बैंक आएगा, बाय बैंक। उसके बाद सेकंड एंट्री, ये जो गुडविल की अमाउंट 6000 आई है, ये किसको मिलती है ओल्ड पार्टनर को। किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्योंकि गुडविल की अमाउंट किसको देते हैं ओल्ड पार्टनर को। किस रेशो में देते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, ओल्ड पार्टनर को दे दो ये गुडविल की अमाउंट। क्या एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो ए और बी के क्रेडिट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब मुझे बताओ, लेकिन इस अमाउंट को बच्चे, जो हमने ये सारी छोटी छोटी चीजें सारा चैप्टर में मैंने आपको समझाई हुई है कि न्यू पार्टनर आता है, गुडविल की अमाउंट लाता है, फिर वो ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस। लेकिन अब मुझे इसको बांटने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, ये जो 6000 आए हैं। तो अब एक बार देखना, मेरे पास ओल्ड रेशियो है बच्चे ए और बी की 5:3। सी को एडमिशन दिया है, आपको पता है सी को शेयर किससे मिलता है ए और बी से। किससे मिलता है, ए और बी से मिलता है। जिस क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता सी को कितना शेयर ए ने दिया कितना बी ने, कौन से मेथड से निकालते हो अजम्पशन। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियर है कि सी को जो अपना शेयर है वो ए और बी से इक्वली मिलता है। मतलब देखो लिखा हुआ है उसके अंदर लैंग्वेज में, ऊपर लिखा हुआ है सी का शेयर 1/4 है, टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ए एंड बी इक्वली। इसे अपना शेयर ए और बी से इक्वली मिलता है। ठीक है, इसे अपना शेयर ए और बी से इक्वली मिलता है। तो मुझे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बता सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आने वाली है, 1:1। ठीक है, तो माइनस मेथड से आप लिख सकते हो सी एक्वायर्स फ्रॉम ए 1/4 का 1/2, दैट मीन्स 1/8। सी एक्वायर्स फ्रॉम बी 1/4 का 1/2, दैट मीन्स 1/8। सी ने ए से एक्वायर किया, मतलब ये ए का सेक्रीफाइस है, सी ने बी से लिया, ये किसका सेक्रीफाइस है बी। सेक्रीफाइस से ही क्या बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशो। आपकी मर्जी है, आप पहले न्यू रेशो निकालो, ओल्ड में से न्यू माइनस करके निकालो,
बात तो वही है कि इस टाइम उसने न्यू रेशो की कैलकुलेशन नहीं पूछी, तो मैं यहाँ तक के वर्किंग नोट में सेक्रीफाइसिंग रेशो का निकाल के छोड़ सकती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चे, मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन जो कराए थे उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं मैंने आपको। तो मुझे बताओ गुडविल कितनी आई है 6। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो 3 और 3 दोनों को मिलेंगे, तो 3A के और 3B के। तो एंट्री हो रही है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, ये बांट दिया। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट एंट्री होती है विड्रॉ की। विड्रॉ क्वेश्चन में क्लियर कहे तो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो बस लास्ट की एंट्री यही होती है। उसके बाद इस अकाउंट को क्या कर दोगे, क्लोज। ठीक है, इस अकाउंट को क्लोज कर देना बच्चे। ये आ रहा है 47,375, 35,625, 24,000। सेम ही आपका सारा का सारा क्या निकल के आ गया, बैलेंस निकल के आ गया। आपके सिलेबस का पार्ट सिर्फ इतना है, लेकिन मैं आपको एक बार बैलेंस शीट नॉलेज के लिए बना के बताती हूँ और आपने भी बनानी है। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगी, इस बार ये हट गई है ड्यू टू कोरोना, सिचुएशन ऐसी आई हुई है इसकी वजह से। ठीक है, बैलेंस शीट एज एट एडमिशन की डेट पे बनती है ये बैलेंस शीट। एडमिशन कौन सी डेट पे हुआ है, डेट नहीं है तो एज एट करके छोड़ सकते हो। असेट्स लायबिलिटी ये लिख लेना। न्यू बैलेंस शीट बनती है ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए। तो देखना ओल्ड बैलेंस शीट में जैसे जैसे चीज़ें हैं वैसे वैसे लिखते जाना। सबसे पहली चीज़ दी हुई है बच्चे मशीनरी। आपने रिवैल्यूएशन किया है, मशीनरी की ना वैल्यू इंक्रीज हुई है ना डिक्रीज हुई है, कुछ नहीं हुआ, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ एज इट इज़। उसके बाद दूसरी चीज़ ओल्ड बैलेंस शीट में दी हुई है फर्नीचर। फर्नीचर ऑलरेडी था 20, आपने जब रिवैल्यूएशन किया तो उसने कहा था कि 12,000 से कम दिखाया हुआ है, तो आपने फर्नीचर को 12,000 से बढ़ाया है। तो ये 20 था, 12 से बढ़ाया 32 हो गया। नेक्स्ट स्टॉक को आपने 2000 से रिड्यूस किया था, कम होकर 13 रह गया था, तो 2 से रिड्यूस किया था तो कितना रह गया 13। 15 था, 2 से रिड्यूस किया था वैल्यूएशन करते टाइम, 13 रह गया। ठीक है, डेटर्स में बच्चे कोई चेंज नहीं है, इसका वैल्यूएशन में कोई चीज़ नहीं थी। नीचे जो आपकी बैलेंस रिवैल्यूएशन वाली लाइनें थी उसमें कुछ भी नहीं था इससे रिलेटेड 15। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस के लिए सेम कैश का जैसे बैलेंस करते थे, बैंक बैलेंस 6 है। इसके लिए आप पहुंचोगे न्यू पार्टनर पे। न्यू पार्टनर कैपिटल आता है और गुडविल लाता है। न्यू पार्टनर बताओ कैपिटल कितनी लाया था 24, गुडविल कितनी लाया था ये, तो बताओ मेरे बैंक में बैलेंस कितना हो गया होगा 36। क्या कुछ विड्रॉ किया था, नो विड्रॉ नहीं किया था, तो बैंक का बैलेंस 36, विड्रॉ की एंट्री ही नहीं होती। उसके बाद कैपिटल के बैलेंस सबसे लास्ट में। ओल्ड बैलेंस शीट में अब दिया हुआ है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। आपको पता है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्रेडिट था, डिक्रीज पे डेबिट, पार्टनर ने बांट लिया, खत्म हो गया, ये रिजर्व भी हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट में 2 थे, 6 के अनरिकॉर्डेड थे जो अब आपने लायबिलिटी इंक्रीज की है, तो टोटल हो जाएंगे बच्चे 8। 2 पहले से थे, 6 जो अभी तक नहीं दिखाए हुए थे, लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, टोटल 8 हो गए। उसके बाद प्रोविडेंट फंड भी हमारी लायबिलिटी होती है। ओल्ड बैलेंस शीट में दिखाया हुआ था 10, 1000 से लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, तो ये हो गई 11। सबसे लास्ट में बच्चे कैपिटल के बैलेंस आते हैं।
कैपिटल के बैलेंस लिखने से पहले बाहर का रिवैल्यूएशन चेक करो बैलेंस शीट के नीचे। कई बार कोई असेट और लायबिलिटी ऐसी होती है जो अंदर नहीं होती, बाहर बढ़ रही होती है। तो चेक करो, फर्नीचर कर लिया, स्टॉक कर लिया, जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ ऐसे चेक कर लेते हैं। फर्नीचर कर चुके हैं, स्टॉक, प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर। कई बार कोई असेट और लायबिलिटी बाहर होती है, अंदर नहीं होती, तो हमें वो दिखाना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और लास्ट में कैपिटल के नए वाले क्या लिख दोगे, बैलेंस लिख दोगे, ABC, ये वाले। और आपकी बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल क्या कर जाएगा, मैच। तो ये बैलेंस शीट बच्चे आपकी क्या कर जाती है, मैच कर जाती है आपकी सारी चीजें। ठीक है, वैसे बैलेंस शीट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपने अपनी नॉलेज के लिए कि आपकी कम ना रह जाए, इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है बच्चे।